नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस बेहद खास और तेज तर्रार चर्चा में। आज हम सीधे स्रोत सामग्री से निकाल कर लाए हैं बिहार के भूगोल, इतिहास, संसाधनों और संस्कृति से जुड़े पूरे 50 सबसे अहम सवाल और उनके जवाब। जी हां, पूरे 50। ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला, बल्कि तथ्यों का एक सुपरफास्ट और शानदार सफर है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम आंकड़ों और ऐतिहासिक तथ्यों के जरिए एक ऐसी तस्वीर पेश करने वाले हैं जो शायद आपको हैरान कर दे। एक बड़ा ही सीधा सा सवाल है, क्या हम वास्तव में बिहार को जानते हैं? मेरा मतलब है, अक्सर हमारे दिमाग में किसी भी जगह की एक बनी बनाई छवि होती है ना, लेकिन जब हम आंकड़ों और भौगोलिक तथ्यों की गहराई में गोता लगाते हैं ना, तो सच्चाई कुछ और ही निकल कर आती है। तो चलिए अपने ज्ञान को परखते हैं और इन 50 सवालों के जरिए सफर की शुरुआत करते हैं, राज्य की भौगोलिक नींव से। आइए पहले 5 सवालों से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले, इस जगह के नाम में ही इसका पूरा इतिहास छिपा है। विहार यानी बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह या मठ। 22 मार्च 1912 को ये बंगाल से अलग होकर अस्तित्व में आया। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये करीब 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस पूरे इलाके को 38 जिलों में बांटा गया है। इसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो है पश्चिमी चंपारण, जो बिल्कुल नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए, ये अगले 5 तथ्य हमें इस राज्य की पूरी चौहद्दी समझा देते हैं। सबसे छोटा जिला है शिवहर, और अगर हम चारों कोनों को नापें तो उत्तर में है पश्चिमी चंपारण, एकदम दक्षिण में गया, पूर्व की तरफ जाएंगे तो किशनगंज और पश्चिमी छोर पर है कैमूर। बस इन्हीं 4 कोनों के भीतर सारी की सारी भौगोलिक विविधताएं समाई हुई हैं। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल का भौगोलिक अंतर देखने को मिलता है। गंगा नदी इस पूरे राज्य को लगभग 2 अलग अलग दुनिया में बांट देती है। उत्तर की तरफ देखिए तो वहाँ हिमालय से आने वाली पानी और गाद से भरी नदियां हैं, जो अक्सर भारी बाढ़ लाती हैं, और वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में पठारी नदियां हैं। ये नदियां पूरी तरह से बारिश पर निर्भर हैं और गर्मियों में अक्सर सूख जाती हैं। यानी एक तरफ बाढ़ से जूझना पड़ता है तो दूसरी तरफ सूखे से। एकदम अलग स्थितियां। इसी से जुड़ा है हमारा अगला सेट। जलवायु की बात करें तो एक बड़ा ही अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। किशनगंज सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला है, और हैरानी की बात यह है कि यही सबसे ठंडा जिला भी है। दूसरी तरफ गया सबसे ज्यादा गर्म रहता है। खैर, जलवायु के बाद अब बात करते हैं राज्य के प्रतीकों की। यहाँ का राजकीय पशु बैल है, जो खेती बाड़ी का प्रतीक है। राजकीय पक्षी गौरैया, पेड़ पीपल और फूल गेंदा है। ये सब यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह रचे बसे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खनिज और संसाधनों वाले राउंड की तरफ। और सच कहूं तो ये राउंड वाकई हैरान करने वाला है। क्या आपको पता है कि पाइराइट के उत्पादन में पूरे भारत में इस राज्य का एकाधिकार है? जी हां, मोनोपोली। यह मुख्य रूप से रोहतास में मिलता है। इसके अलावा चूना पत्थर कैमूर और रोहतास में, अभ्रक यानी माइका नवादा और जमुई की पट्टी में, और यूरेनियम के भंडार गया में पाए जाते हैं। लेकिन इन सब में जमुई का एक आंकड़ा ऐसा है जो सच में एक गेम चेंजर है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 128.88 मिलियन टन। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये जमुई जिले में खोजे गए सोने के अयस्क के भंडार का आंकड़ा है। जरा सोचिए, अगर इसका सही तरीके से खनन हो जाए तो ये न सिर्फ राज्य के लिए बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितनी बड़ी बात होगी। बिल्कुल तस्वीर बदल सकती है। अब सोने की खादानों से निकलकर सीधे खेतों की ओर चलते हैं, क्योंकि कृषि ही यहाँ की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारत का 90% से भी ज्यादा मखाना अकेले मिथिला क्षेत्र से आता है, जिसे बाकायदा जीआई टैग भी मिला हुआ है। इसके अलावा शाही लीची, जर्दालू आम, कतरनी चावल और मगही पान को भी जीआई टैग हासिल है। यहाँ एक और चौंकाने वाली बात है, दक्षिणी हिस्से का रोहतास जिला, जहां बारिश कम होती है, वहां नहरी सिंचाई का इतना अच्छा जाल है कि वो राज्य का सबसे ज्यादा सिंचित जिला है, जबकि शिवहर सबसे कम। वहीं गन्ना और तंबाकू प्रमुख नकदी फसलें हैं, और दालों के लिए टाल मृदा बहुत मशहूर है। खेती की बात हो और नदियों का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोसी नदी का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये हिमालयी नदियों की उस असीम और कह सकते हैं कि भयानक ताकत का प्रतीक है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। लेकिन क्यों? दरअसल ये अपने साथ इतनी ज्यादा गाद और मलबा लाती है कि अपना ही रास्ता रोक लेती है, फिर अचानक नया रास्ता बनाती है और उन इलाकों में तबाही मचाती है जहां शायद पहले कभी बाढ़ का नामो निशान भी ना हो। अब थोड़ी बात जैव विविधता की कर लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो एक टाइगर रिजर्व भी है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कैमूर में है।
अगर हम वेटलैंड्स यानी रामसर साइट्स की बात करें तो पहला कांवर झील था और सबसे नए हैं जमुई के नागी और नकटी अभयारण्य। लेकिन इन सब में वैश्विक स्तर पर सबसे खास बात यह है कि दुनिया की लगभग आधी गंगा डॉल्फिन सिर्फ भागलपुर के विक्रमशिला अभयारण्य में पाई जाती हैं। है ना कमाल की बात। पानी के अन्य प्राकृतिक स्रोतों को लेकर अक्सर परीक्षाओं में काफी उलझन होती है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात ककोलत है जो नवादा में है, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि धुआं कुंड और मांझर कुंड जलप्रपात सासाराम शहर में हैं, जबकि बाकी कई प्रपात रोहतास जिले के दूसरे हिस्सों में हैं। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील यानी ऑक्सबो लेक बेगूसराय की कांवर झील है। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में है। और हाँ, अगर प्राकृतिक गर्म पानी के कुंडों की बात करें तो राजगीर और मुंगेर इसके लिए काफी मशहूर हैं। चलिए अब भूगोल और प्रकृति से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और एक ऐसे क्षेत्र में कदम रखते हैं जिसने सदियों तक पूरी दुनिया को दिशा दिखाई है। यह है इतिहास और संस्कृति का वह शानदार संगम जो असल में इस भूमि की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक पहचान है। ये जो अगले तथ्य हैं ना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये वो चुंबक हैं जो दुनिया भर के पर्यटकों को खींच लाते हैं। जरा सोचिए, वैशाली को दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र माना जाता है। महाबोधि मंदिर और ज्ञान की भूमि नालंदा महाविहार को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम सीतामढ़ी में है। सासाराम ने पानी के बीचों बीच बना शेरशाह सूरी का मकबरा वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। और तो और बराबर की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित गुफाओं में से एक है। इतिहास सच में यहां कदम कदम पर बिखरा पड़ा है। इतिहास के पन्नों से निकलकर अब वापस आज की वास्तविकता पर लौटते हैं। हम अपने 50 सवालों के इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जो 2011 की जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स पर आधारित है। जनसंख्या के मामले में ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन शहरीकरण देखिए, सिर्फ 11.29%। इसका सीधा सा मतलब है कि लगभग 89% आबादी आज भी गांवों में ही बसती है और 2011 के आंकड़ों के अनुसार कुल साक्षरता दर करीब 61.8% दर्ज की गई थी। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो इस राज्य की सबसे बड़ी चुनौती को साफ साफ बयां करता है, 1106। ये यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। मतलब हर एक वर्ग किलोमीटर के दायरे में औसतन 1106 लोग रहते हैं, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी वजह से यहाँ की ज़मीन, पानी और रोज़गार जैसे सीमित संसाधनों पर कितना भयानक दबाव पड़ता होगा। और ये रहे हमारे आखिरी 3 सवाल जो राज्य के भीतर के चरम जनसांख्यिकी छोरों को दिखाते हैं। साक्षरता यानी लिटरेसी के मामले में रोहतास सबसे आगे है और पूर्णिया सबसे पीछे। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो में गोपालगंज की स्थिति सबसे अच्छी है, जबकि मुंगेर सबसे पीछे छूट गया है। और अगर आबादी की बात करें तो जाहिर सी बात है, राजधानी पटना में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं और शेखपुरा में सबसे कम। इसी के साथ हमारे 50 सवालों का ये शानदार लक्ष्य पूरा होता है। तो दोस्तों, आज की इस खास चर्चा में हमने भूगोल, कृषि, खनिजों और इतिहास से जुड़े इन 50 अहम तथ्यों को खंगाला। हमने देखा कि एक तरफ बाढ़ और सूखा है तो दूसरी तरफ सोने और पाइराइट के अपार भंडार छिपे हैं। एक तरफ जनसंख्या घनत्व की एक बहुत बड़ी चुनौती है तो दूसरी तरफ दुनिया को राह दिखाने वाली बेशकीमती ऐतिहासिक धरोहरें। शोध सामग्री से निकले ये सारे तथ्य हमें अंत में एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। इन अपार संसाधनों और इस विशाल जनसांख्यिकीय शक्ति के साथ आने वाले दशकों में इस राज्य का भविष्य आखिर क्या आकार लेगा, ये सोचने वाली बात है ना। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है तथ्यों से भरा ये सफर आपको बेहद पसंद आया होगा। नए नए अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।